Hello friends, welcome back to my channel ATS Law Academy, that is Advocate Club. So in last lecture हम लोगों ने 10th केस लॉ देखे थे जो हर लॉ के स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी है. आगे से हमने कहा था नेक्स्ट वाले सीरीज़ में हम मोर जो हमने 35 जो निकाले हैं इम्पॉर्टेंट या फर्दर और भी निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए. 10 हम लोगों ने डिस्कस किए थे केस लॉ जो इम्पोर्टेंट थे. आज हम अगेन ट्राई करेंगे एटलीस्ट मिनिमम 10 हम लोग क्या कर पाए इंपॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल ले पाए. सो नेक्स्ट केस लॉ जो हमारा होने वाला है आज का 11 सेकेंड सेशन का हमारे दैट इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का ये केस लॉ है. एग्जैक्टली इसमें फैक्ट्स क्या हुए थे फ्रेंड, फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के टाइम पे जो सस्पेंड किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन होता है. वो इमरजेंसी जब लगी थी इंदिरा गांधी जी की, वो इमरजेंसी में जो सस्पेंड हुए थे फंडामेंटल राइट उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था. इसका लीगल मेन इशू केस लॉ में ये क्या हुआ था, तो हिबस कॉर्पस फाइल हुई थी ड्यूरिंग इमरजेंसी. जो अननेसेसरी अरेस्ट हो रहे थे, डिटेंशन हो रहा था लोगों का, वो डिटेंशन इरेगुलर था, इसलिए हिबस कॉर्पस की क्या हुई थी इस इमरजेंसी के ड्यूरेशन में रीट फाइल की गई थी. हिबस कॉर्पस आपको पता होगा हमारे पास रीट्स है. आर्टिकल 32 में 5 रीट्स दिए हुए हैं जिसकी पहली रीट्स जो है हिबस कॉर्पस है. मैंडामस सर्शरी क्यो वारंटो ऐसे बाकी रिमेम्बर हमारे रीट्स है. उसके बारे में फिर कभी डील करते हैं. ये हमारा लीगल इशू था एंड इसका जजमेंट क्या आया था, राइट कुड बी सस्पेंड. कॉन्ट्रोवर्शियल था अगेन ये, बट सस्पेंड कर दिया गया था राइट आपका ये ओके. और इसको इम्पैक्ट क्या हुआ, तो ओवरटर्न इन पुट्टोस्वामी 2017 में इसको ओवरटर्न किया गया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट है, इमरजेंसी के ड्यूरिंग भी सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए. तो ये पुट्टोस्वामी का नेक्स्ट केस लॉ आया था, उसमें डिस्कस हुआ था 2017 में. नेक्स्ट केस लॉ है हमारा 12 नंबर का केस लॉ विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1960 का केस लॉ है. इसमें स्पेसिफिकली कन्विक्टेड ऑफ मर्डर का केस था. ये क्लेम फोर्स कन्फेशन. ये केस लॉ आप लोगों ने मैं भी नहीं सुना होगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को आईपीसी में है लेकिन सुनने में ज़्यादा नहीं आता है. इसमें क्या हुआ था, कन्फेशन एक पर्सन ने दिया था और उसके ऊपर उसको मर्डर कन्विक्ट माना गया था, उसको पनिशमेंट हो गई थी, इसको सज़ा दी गई थी. तो उसने कन्फेशन किया था लेकिन क्लेम ये किया गया था केस लॉ में कि जो कन्फेशन उसने किया है, कन्फेशन हमारे एविडेंस एक्ट में आता है, हमको पता है. अभी फर्दर न्यू कायदे आ गए हैं तो नए चेंजेस, सेक्शन बदले हैं, कन्फेशन वही है. वहीं पर कन्फेशन करता है वो फोर्सफुली कन्फेशन है, तो उस कन्फेशन के बिहाफ पे आप कन्विक्ट कर सकते हो क्या. ये फैक्ट उसमें स्टोरी ऐसी थी. और फोर्स कन्फेशन एडमिसिबल होगा या नहीं होगा ये लीगल इशूज़ के अंदर आया था. तो कोर्ट ने बताया था कि कन्फेशन जब किसी से ले रहे हो आप, जो भी ऑफेंडर पर्सन है, एक्यूज पर्सन है उससे, तो वो कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरली, उसको फोर्स करके आप नहीं ले सकते. इसका अपने को ध्यान रखना है, हमने ये वैसा एविडेंस एक्ट में सीख रखा है. स्ट्रेंथ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोटेक्शन, और जो क्रिमिनल प्रोटेक्शन अपना जो दिया जाता है बीएनएसएस जो अपना नया आया है उसके अंदर हम लोगों को पता है कि अभी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया इसी चीज़ों की वजह से. ये केस लॉ शायद आपने नहीं सुना होगा, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, याद रखना. ये कन्फेशन के लिए था, मर्डर कन्विक्ट के ऊपर ओके. नेक्स्ट केस लॉ होने वाला है हमारा केस लॉ 13 मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का केस लॉ है. ये आप लोगों को पता होगा. मुस्लिम वुमन सॉट मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स. मुस्लिम वुमेंस को डिवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस होता था वो इद्दत पीरियड तक का हुआ करता था. आफ्टर इद्दत पीरियड के लिए भी मेंटेनेंस चाहिए. तो सीआरपीसी में हमारे जो 125 सेक्शन था उसके अंदर मेंटेनेंस दिया गया है, पेरेंट्स का, वाइफ का एंड चिल्ड्रन का, तीनों का. तो उसमें वुमेंस मुस्लिम इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते वो इसके अंदर डिस्कस हुआ था मेंटेनेंस के बारे में. और कोर्ट ने बोला था इसके अंदर कि मेंटेनेंस का जो राइट है वो हर कम्युनिटी को मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग मुस्लिम वुमन भी होना चाहिए. और उसके बाद मुस्लिम वुमन एक्ट 1986 ये लेड हुआ था, बना गया था ओके. नेक्स्ट केस लॉ हमारा होने वाला है केस नंबर 14 ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1985 का केस लॉ था. नेट सेट के एग्जाम्स में वो ऐसे भी बोल सकता है कि किस तरह से लगाना है, अरेंज करो, कौन सा केस लॉ पहले आया था वो सीरीज़ वाइज लगाओ, कौन सा लास्ट का केस लॉ है. तो ईयर्स भी अच्छे से याद रखो आप, नेट सेट के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, अदरवाइज दूसरे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते. तो इस केस लॉ में क्या हुआ था, स्लम ड्वेलर इविक्टेड विदाउट नोटिस. स्लम जो वो एरिया जो होता है ना, झुग्गी एरिया जिसको बोला जाता है, वहाँ के एरिया को विदाउट नोटिस क्या किया था, खाली करवाया गया था. तो इसमें लीगल इशू ऐसा बना था कि जो लाइवलीहुड है ये आर्टिकल 21 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बोलता है राइट टू लाइफ,
उसमें लाइवलीहुड इंक्लूड होगा या नहीं होगा, यह डिस्कशन चला था। और जजमेंट में कोर्ट ने बताया था, ऑनरेबल कोर्ट बोलते हैं कि राइट टू लाइवलीहुड प्रोटेक्ट करता है अंडर 21 में, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपका रहने का अधिकार भी प्रोटेक्टेड किया हुआ है फंडामेंटल राइट के अंदर, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के अंदर। ओके, उसका इम्पैक्ट वैसे आया था। नेक्स्ट केस लॉ था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। जब आप LLB या LLM कर रहे होगे, मोस्ट प्रोबेबली BLLB LLB जो भी आप कर रहे होगे, MC मेहता का केस आपने बहुत बार सुना होगा। पॉल्यूशन के लिए केस लॉ चलता है। भोपाल का जो गैस डिजास्टर ट्रेजेडी हुई थी बहुत बड़ी, तो उसके अंदर जो पॉल्यूशन का कंसर्न हुआ था, किस तरह से वो ट्रेजेडी हुई थी, कितना नुकसान हुआ था और जो पॉल्यूशन हुआ था उसकी वजह से, उसके ऊपर MC मेहता के वो केस लॉ हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया का। और इसमें लीगल इशू स्पेसिफिकली बना था कि कंपनीज लायबल होती है क्या फॉर इन्वायरमेंट डैमेज के लिए, जो प्रदूषण जो कंपनीज चलाते हैं उसका जो जितना भी डैमेज प्रोसेस से निकलता है उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, वो कंपनी उसके लिए लायबल रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पे इशू आया था। और इसके अंदर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल था, ये जजमेंट के अंदर दिया गया था कि उनको एब्सोल्यूट लायबिलिटी है और वो होते हैं लायबल। इसके अंदर इन्वायरमेंटल लॉ भी अपने पास है और कुछ उसके लिए बनवाए गए। फिर नेक्स्ट जो हमारा केस लॉ रहने वाला है इसके बाद का, ये 15 था। ओके, नेक्स्ट केस लॉ 16, नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, ये 2009 का केस लॉ है। चैलेंज हुआ था इसके अंदर सेक्शन 377, ये भी आप लोगों को पता होगा, वायलेटिंग ऑफ LGBTQ+ राइट्स। LGBT जो कम्युनिटी है उनके जो राइट्स वायलेट हो रहे थे उसके रिगार्डिंग ये केस लॉ आया था। 377 हमारे IPC में जो डिस्कस किया जाता था, अभी हमारे BNS में ये सेक्शन नहीं है, पहले ये सेक्शन हुआ करता था। और उसके अंदर LGBT के कम्युनिटी के जो राइट है इन्फ्रिंज हो रहे हैं, इस बिहाफ में यह हुआ था, ये केस लॉ रजिस्टर्ड किया गया था नास फाउंडेशन के थ्रू। और इसमें जो लीगल इशू बना था कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो क्रिमिनलाइज कर रही है क्या, वायलेट हो रहे हैं क्या राइट, क्या हो रहे हैं, ये डिस्कशन इसके अंदर चला था। तो 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसा डिक्लेयर हुआ था इस केस लॉ के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा की पूरा 366 क्या हुआ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल किया गया था, उसको डिस्कस किया गया था। और उसमें विथ कंसेंट और विदाउट कंसेंट ऐसे दो कंसेप्ट थे, विथ और विदाउट कंसेंट। तो जो विदाउट कंसेंट था उसको कैंसिल किया गया था, विथ कंसेंट जो था वो कंटिन्यू हुआ था, रिडोर किया गया था इसको। अल डिस्क्रिमिनलाइज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, इसको डिस्क्रिमिनलाइज भी किया गया था इस केस लॉ के अंदर। नेक्स्ट हमारा केस लॉ होने वाला है 617 नंबर का, जस्टिस KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस लॉ है। चैलेंज हुआ था आधार कार्ड वायलेटिंग प्राइवेसी। आधार कार्ड का बीच में बहुत जो चल रहा था, फंडामेंटल राइट है क्या प्राइवेसी अगर इन्फ्रिज हो रही है, तो ये डिस्कशन ये केस लॉ में हुआ था। तो फंडामेंटल राइट एंड प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, ये डिस्कशन बोला गया था इसमें। डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी राइट को इसमें बनाया गया था। नेक्स्ट केस लॉ हमारा होने वाला है केस नंबर 18, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस लॉ है ये। अगेन LGBT कम्युनिटी के ऊपर था, नास फाउंडेशन के बाद का केस लॉ ये। एक्टिविस्ट ने इसमें फुल डिस्क्रिमिनलाइजेशन बोला था सेक्शन 377 का। डज क्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशनशिप वायलेट्स राइट। LGBT कम्युनिटी में सेम सेक्स होता है, मेल मेल के साथ, फीमेल फीमेल के साथ, तो ये इस तरह से वायलेट कर रहा है क्या रिलेशनशिप, इस तरह की अगर होती है तो राइट, वो बोला गया था। तो स्ट्रक डाउन किया गया था 377 को और लीगलाइज किया गया था सेम सेक्स रिलेशन को, कि ऐसा कुछ नहीं है, सेम सेक्स रिलेशन भी है, लीगलाइज किया गया था। बट इसके अंदर जो मैरिज होते हैं सेम सेक्स के उसको लीगलाइज नहीं किया गया था, सिर्फ सेम सेक्स जो रिलेशन है इन लोगों के उसको लीगलाइज किया गया था। अब तक कीप मम है कोर्ट इनके मैरिजेस के लिए। LGBT कम्युनिटी के राइट के ऊपर ये डिस्कस हुआ था नवतेज सिंह जौहर का केस लॉ जो था। नेक्स्ट केस लॉ हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा आज का 19th केस लॉ है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस लॉ है। इसके अंदर चैलेंज हुआ था सेक्शन 497 ऑफ IPC, अडल्ट्री, हमको अच्छे से पता है, क्रिमिनलाइजिंग अडल्ट्री के ऊपर डिस्कशन हुआ था। और इसमें लीगल इशू बना था कि डज लीगल अडल्ट्री लॉ वायलेट्स जेंडर इक्वालिटी। अडल्ट्री का जो लॉ है वो जेंडर की जो इक्वालिटी है उसको वायलेट्स कर रहा है क्या। तो कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था कि जो अडल्ट्री है वो क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है बोला गया था जेंडर इक्वालिटी एंड पर्सनल लायबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज करते हो एक मेल है और एक फीमेल है, एक मेल मैरिड होते हुए किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, किसी अदर फीमेल के साथ,
एंड ये भी मैरिड है, इसका भी हस्बैंड है, सपोज करते हैं ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब यहाँ पर फीमेल को तो हम लोग देखते हैं कि वो विक्टिम होती है, इसलिए उसको पनिश नहीं किया जाएगा, अडल्ट्री में ऐसे था। और जो मेल है इसको पनिशमेंट मिलेगी, अडल्ट्री का जो क्राइम था वो ऐसा डिस्क्राइब करता था। तो इसमें ऐसा स्क्रिप्ट होता कि अगर एक मेल को आप सज़ा दे रहे हो, क्यों ऐसा, क्योंकि विदाउट कंसेंट ऑफ हर हिज हस्बैंड, तो इसके हस्बैंड के कंसेंट के बिना जो फीमेल है रिलेशनशिप में है तो क्या होगा, वो बेल को पनिशमेंट होगी। स्पेसिफिकली मैं आपको ये सेक्शन आप बोलते हो तो ओपन करके दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट, आपको समझ में आएगा कि इशू क्या हुआ था इसके अंदर। ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है अडल्ट्री का जो सेक्शन था हमारा आईपीसी का। whoever has sexually intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, किसी और की वाइफ है वो, उसको पता था वाइफ है किसी और मैन की, ये उसको पता था। विदाउट द कंसेंट, इसके कंसेंट के बिना, और convince of that man such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of the offense of adultery. Not guilty of rape, it means कहाँ गया, just a minute, amounting to offense of rape, not amounting to rape, rape नहीं है मतलब वुमन की कंसेंट है, सीधी सीधी बात है। गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री एंड शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट, तो वो क्या होगा, अगर रेप नहीं है इट मीन्स कंसेंटेड है, बट वो किसी और की वाइफ है, ये वो मैन को पता है, अब वो रिलेशनशिप में है, इसको हम बोलते हैं अडल्ट्री। विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन में एक्सटेंड टू 5 ईयर, विथ फाइन और विथ बोथ होगा, शैल बी पनिशेबल एज अबेटर। तो इसके ऊपर ये केस लॉ अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही केस लॉ है, क्लासिफिकेशन है उसका। ओके, इसके अंदर एक स्पेसिफिक बात आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ 5 ईयर, बोथ बेलेबल है, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, एंड नॉन कंपाउंडेबल है स्पेसिफिकली। इस तरह से अडल्ट्री था और इसमें वुमन को पनिश नहीं किया जाता था, इसलिए ये क्या हुआ, उस केस लॉ में डिस्कस हुआ कि इस तरह से करने की वजह से अगर विदाउट कंसेंट यहाँ दिया हुआ है, अनदर मैन विदाउट कंसेंट, इसका मतलब अगर वो कंसेंटेड होता तो अडल्ट्री नहीं होता क्या, तो वुमन से क्या रह गया राइट इसमें, अगर उसका हस्बैंड कंसेंट दे रहा है कि हाँ किसी और मैन के साथ रिलेशन में रह सकती है, अगर इस मोमेंट पे कुछ हो रहा है तो क्राइम होता ना, विद कंसेंट भी होता। तो इसलिए हम वुमेन की डिग्निटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि वुमन एक क्या बोलते विक्टिम है ऑलरेडी, इसलिए उसको पनिश नहीं करना चाहिए। तो जो अनदर वुमन है, जो ये हस्बैंड है, उसकी भी तो दूसरी वाइफ होगी, उसकी जो वाइफ होगी जो भी उसके साथ, वो कहाँ जाएगी, वो किसके ऊपर पनिश करेंगे, ये वाइफ के ऊपर केस कर नहीं सकती बिकॉज वो विक्टिम है ऐसा बोलते हैं हम। ये इसके हस्बैंड पे केस करके तो काम का नहीं, खुद के हस्बैंड पे क्या, वो ऑलरेडी उसी को नुकसान होने वाला है, तो इसके साथ क्या जस्टिफाइड हुआ। इस तरह से बहुत सारा डिस्कशन चला था इस केस लॉ के अंदर, एंड जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ये केस था इन शॉर्ट। ज़्यादा डीप में नहीं जाते हम लोग, इसको स्टडी करने बैठेंगे तो बहुत सारा डीप में डिस्कशन हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट केस लॉ की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट केस लॉ रहने वाला है वो 20 नंबर का केस लॉ है। 10 केस लॉ हम पर डे ले रहे हैं, तो आज के सेकंड सेशन में 20 ये हमारे आज के 10 टोटल हो जाएंगे केस लॉ। जो हमारा लास्ट केस लॉ रहने वाला है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के हमारे लेक्चर में, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस लॉ है ये। इसमें ट्रिपल तलाक चैलेंज हुआ था, जो वुमेंस के क्या कर रहा है, राइट वॉयलेट्स कर रहा है इस बिहाफ। फैक्ट्स था इसमें कि ट्रिपल तलाक जो है 3 बार तलाक बोलते हैं। आधी रात में एक वुमन रास्ते पे आ जाती है, घर भर ख़त्म हो जाता है उसका कि बस तुझे तलाक दे दिया, ट्रिपल तलाक बोल दिया तो ख़त्म हो गया तेरा रिलेशनशिप। तो वुमेंस की राइट प्रोटेक्ट करने के लिए इसको एग्जैक्टली केस लगाया गया था, इस बिहाफ पे एक केस था। और लीगल इशू इसमें यह बना था कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ट्रिपल तलाक तो अलाउड था मुस्लिम वुमेंस के लिए, मुस्लिम के जो कस्टम्स है उसके हिसाब से ट्रिपल तलाक चलता आ रहा है, बट वो इंस्टेंट वर्ड जो था वो इम्पॉर्टेंट था। मंथली 1 to 3 टाइम करके जो देते हैं वो तलाक जो होता है ट्रिपल तलाक, वो या इंस्टेंट एक बार में 3 बार दे दिया, कौन सा वाला होना चाहिए, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टेंट तलाक को बोला गया था। और ट्रिपल तलाक रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें जजमेंट आया था। और मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का है इसके बाद में बनाया गया था।
उसके बाद के अगेन केस लॉ है, कॉमन कॉज वगैरह, ये हमारे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टुमारो के लेक्चर में अगेन हम ट्राई करेंगे कि 10 की जगह हम 15 केस लॉ ले पाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए, एग्ज़ाम पास में है, 15 डेज समथिंग कुछ रहे हैं हमारे हाथ में सेट एग्ज़ाम के लिए और 20 डेज समथिंग नेट के एग्ज़ाम के लिए। प्रिपरेशन करते रहिए, MCQ सॉल्व करिए, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा MCQ पे फोकस करिए। केस लॉ की लिस्ट बनाइए, केस लॉ पे स्टडी करना बिल्कुल ना भूलें। फर्दर हम अपने वीडियोस केस लॉ के कंटिन्यू करते रहेंगे एग्ज़ाम तक। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़।